अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोर्स डिजाइनिंग फॉर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कोर्स क्या होता है। कोर्स एक्चुअली इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। हमारा जो कोर्स होते हैं किसी भी क्लास के लिए, किसी भी लेवल के लिए, किसी भी पर्पस के लिए एक कोर्स डिजाइन किया जाता है और कोर्स बेस्ड करते हैं एक टेक्स्ट बुक्स पे। ठीक है, विच प्रोवाइड्स द मटेरियल कंटेंट ऑफ लेसन्स। जो डेली बेसिस पे लेसन्स पढ़ाए जाते हैं उसका मटेरियल हमें टेक्स्ट बुक से मिलता है। The balance of the skills taught as well as the kinds of language practice. Balance of skills और language practice भी हमें जो है वो कोर्स से ही मिलती है। The students engagement during class activities to learn कि स्टूडेंट्स को किस तरह क्लास के अंदर इंगेज करना है, ये भी हमें कोर्स से ही जो है इसके बारे में नॉलेज मिलता है। टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं? टेक्स्ट बुक्स आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेपिंग नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रिंसिपल्स टू लर्नर्स। यानी ये नॉलेज को शेप करती हैं कि हमने कैसा नॉलेज देना है, एटीट्यूड कैसा होना है और प्रिंसिपल्स टू लर्नर्स, ये सब कुछ जो है टेक्स्ट बुक से हमें मिलता है। अब हम कोर्स डिजाइनिंग की तरफ आते हैं। कोर्स डिजाइनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको आप जब भी किसी, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, तो इट मींस कि हमें कोर्स भी अकॉर्डिंग टू दैट लेवल ही डिजाइन करना है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रॉ मटेरियल अबाउट अ लर्निंग नीड इज इंटरप्रेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। रॉ मटेरियल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप उससे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो हासिल कर सकें। Whose ultimate aim is to lead the learners to particular state of knowledge. अब हमारे पास पर्टिकुलर नॉलेज की तरफ हमें लेके जाना है। जाहिर बात है, अगर आप इंग्लिश का सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, इंग्लिश का कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर इंग्लिश का ही मटेरियल डालेंगे ना, उसके अंदर कोई और सब्जेक्ट तो नहीं डालेंगे। अब आप इंग्लिश भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो फिर आपने उसी पर्टिकुलर कोर्स को ही और पर्टिकुलर लर्नर्स को ही माइंड में रख के इसको डिजाइन करना है। In this way, course designing is dependent upon three major factors. जब आप कोर्स डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। नंबर वन, नीड एनालिसिस, कि आप किसके लिए डिजाइन करने जा रहे हैं। इसे मैं फर्दर आगे जो है एलैबोरेट कर देता हूं। नंबर टू, सिलेबस, क्या सिलेबस होगा। नंबर थ्री, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी। नीड एनालिसिस, सिलेबस और फिर वो सिलेबस किस तरह डिलीवर किया जाएगा। ये these three factors are very important when you are going to design a course. अब हम बात करते हैं ये इनका मैं रिलेशन आपको, the relationship among these factors and English for specific purposes course is illustrated in this diagram. नंबर वन, कि आप, ये मैंने एक डायग्राम से आपको मैं इसको जो है एलैबोरेट कर रहा हूं कि व्हाट लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, यानी सिलेबस आपका क्या है कि आपने देखना है व्हाट लैंग्वेज डिस्क्रिप्शंस। नंबर टू, हाउ लर्निंग थ्योरीज, यानी ये हमारी मेथोडोलॉजी है कि हमने वो लर्निंग थ्योरीज क्या से हमने जो है वो इंप्लीमेंट करनी है कि हम अपने एम्स को अचीव कर लें। जाहिर बात है, आप कोई एक डेस्टिनेशन डिजाइन करके निकलते हैं ना, ऐसे ही कोर्स डिजाइनिंग है। हमने देखना है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, हमने जो डिजाइन किया था क्या वो हमने टारगेट जो है वो अचीव भी किए हैं कि नहीं किए। कोर्स एक्चुअली दैट इज द टारगेट, यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने एक टारगेट डिजाइन किया है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हमने ये टारगेट अचीव करने हैं, हमारे स्टूडेंट्स को ये चीजें आनी चाहिए, तो हम उसके लिए वो एक स्पेसिफिक जो है वो कोर्स डिजाइन करते हैं। ESP कोर्स यानी हु, हमारे लर्नर कौन है, वाई, हम इनको क्यों ये चीज पढ़ा रहे हैं, वेयर, कहां पे पढ़ा रहे हैं, व्हेन, कब, ये दैट आर द पार्ट ऑफ नीड एनालिसिस।
नेचर ऑफ पर्टिकुलर टारगेट एंड लर्निंग सिचुएशंस। अब हमारे पास यानी हमने नेचर ऑफ पर्टिकुलर टारगेट और लर्निंग सिचुएशन को माइंड में रखते हुए अपना कोर्स डिजाइन करना होता है। आप अगर एक मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने उनके लिए कैसे कोर्स डिजाइन करना है। हमारे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हमारे क्या टारगेट्स हैं, क्या हम उन टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब हम आते हैं नीड एनालिसिस पे। नीड एनालिसिस क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले नीड एनालिसिस की बात की है, अब हम उनको एलेबोरेट कर रहे हैं मजीद। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिजाइनिंग, developing and evaluating ESP courses. That is the major, that is the most important factor कि नीड एनालिसिस, कि आपने जब भी डिजाइन करने जा रहे हो तो आपने माइंड में रखना है कि हमने डेवलपिंग यानी इवैल्यूएटिंग करते हुए इस कोर्स को जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें हमारा नीड एनालिसिस क्या है। Through need analysis, it is easy to find out the purposes for which learners need, कि learners की need क्या है। वो बैठे हुए हैं आपके पास लॉ के स्टूडेंट, आप उनको पढ़ा रहे हैं बायो, आपके पास बैठे हुए हैं मेडिकल के स्टूडेंट, आप उनको पढ़ा रहे हैं लॉ। तो ये दैट इज द डिफरेंट, आपने अपने नीड एनालिसिस को माइंड में रखना है। अब हमने देखते हैं कि हमारी जो नीड एनालिसिस है इंग्लिश फॉर एकेडमिक और वोकेशनल पर्पसेस, क्या हम एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ा रहे हैं या वोकेशनल पर्पसेस के लिए हम पढ़ा रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड बाय, ये जो नीड एनालिसिस की आखिर हमें कैसे पता चले कि हम ये नीड एनालिसिस को जो है अंडरस्टैंड करें। इसके कुछ वेज हैं। नंबर 1, थ्रू क्लोज ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, doing students assessment before giving any instruction, कोई इंस्ट्रक्शन देने से पहले आप एक उनकी असेसमेंट ले लें, आपको पता चल जाएगा इनके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, उनको हमने कवर करना है। नंबर 2, थ्रू क्लोज ऑब्जर्वेशन, या आप खुद कोई क्लोज ऑब्जर्वेशन कर लें। नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर्स, आप एक क्वेश्चनर डिजाइन कर लें, उनसे पूछ लें कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या आपको डेफिशिएंसीज जो है या हर्डल्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। नंबर 4, डूइंग डिस्कशन विद बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, आप स्टूडेंट्स और दोनों के साथ इंस्ट्रक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कशन कर लें, क्योंकि जो कोर्स डिजाइनिंग होती है वो टीचर्स नहीं कर रहे होते, इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो इसके लिए आपको टीचर्स यानी इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स दोनों के साथ डिस्कस करके इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, दैट इज द सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया कि व्हाट यानी हमने क्या सिलेबस क्या पढ़ाना है, यानी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन क्या होगी। इट इज डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट व्हिच सेज व्हाट विल और शुड बी लर्न, यानी व्हाट विल और शुड बी लर्न। सिलेबस आपको यह बताता है कि क्या सीखा जाएगा या क्या सीखना चाहिए। It is also an essential guide for teachers because it involves limited with a specific function of target and needs of learner, यानी जो हमारा सिलेबस होता है that is the target और वो according to need of the learner डिजाइन किया जाता है। पहले तो आपके पास कोर्स आ गया, फिर उसमें से एक सिलेबस डिजाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सिलेबसेस, there are two types of syllabuses. A is product oriented, यानी that is based on, यानी आप कह सकते हैं linguistic, that is based on the grammar, all these things. How? External to learner, external to directed, determined by authority, टीचर्स एज डिसीजन मेकर्स। इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज टू एक्सपेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड इन एडवांस,
सब्जेक्ट एम्फोसिस बेस्ड होते हैं, असेसमेंट बाय अचीवमेंट, डूइंग थिंग्स टू द लर्नर। बी इसकी जो हमारे पास टाइप है दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी ये बेस करती है प्रोसेस पे या स्टूडेंट सेंटर पे। इंटरनल टू लर्नर, इंटरनल डायरेक्टिव negotiated between learners and teachers, यानी वो क्या था, टीचर बेस्ड था, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। लर्नर्स एंड टीचर्स एज जॉइंट डिसीजन मेकर्स, उसमें सिर्फ टीचर डिसीजन मेकर है, इसमें स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर द डिसीजन मेकर्स। कंटेंट व्हाट द सब्जेक्ट इज टू द लर्नर, यानी लर्नर्स का जो सब्जेक्ट है हमने उसको माइंड में रखना है। ओरिएंटेड बेस्ड होगा, यानी हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स ओरिएंटेड होगा। ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब्ड आफ्टरवर्ड्स, उसमें हम एडवांस में बताते हैं, इसमें आफ्टरवर्ड्स। प्रोसेस एम्फोसिस, इसमें प्रोसेस जो है उसके ऊपर ज्यादा जो है फोकस किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स सक्सेस, इसमें लर्नर्स की सक्सेस की असेसमेंट की जाती है। डूइंग थिंग्स फॉर और विद द लर्नर्स, ये स्टूडेंट्स के लिए यानी लर्नर्स के लिए और विद द लर्नर्स की जाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका जो था यानी ईएसपी का हमने एक मेथोडोलॉजी बताया था कि हाउ हम इसे कैसे टीच करेंगे, मेथोडोलॉजीज क्या होंगी। इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजीज होती हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो इट मींस कि आपकी मेथोडोलॉजीज जो हैं वो सही नहीं है। The strength of methodology is the way in which language learning and subject learning approaches could be integrated. आपका ये बहुत ही की पॉइंट है कि टीचर या इंस्ट्रक्टर किस तरह, कौन सा मेथड वो यूज कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अब लर्नर आपके स्पेसिफिक लर्नर्स हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके पास बैठे हुए हैं, उसके लिए इट मींस कि आपकी मेथोडोलॉजी भी जो है वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए।